1 फरवरी 2026 को यूनियन बजट पेश किया गया। अब ये बजट क्या होता है, सबसे पहले तो इसके बारे में जानेंगे, और दूसरी बात, इस बजट में हम लोगों के लिए क्या दिया गया, हम लोग यानी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास और एक बड़े पूंजीपतियों के लिए इस बजट में क्या आया, और ये बजट खास क्यों है और मोस्टली इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या इसमें बहुत सारे चेंजेस या बदलाव किए गए हैं, या इसका पूरा इतिहास या समरी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। वैसे आप लोग बहुत सारी चीजें जान चुके होंगे, लेकिन इसमें इन डेप्थ कितना कितना बजट किस पे एलोकेटेड किया गया है और बजट क्यों लाया जाता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बहुत डीपली जानकारी रखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। भारतीय संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे सबसे पहले तो बता दें, बजट नाम का कोई शब्द ही नहीं है, ना ही बजट के बारे में कुछ कहा गया है। लेकिन भारत के जो आर्टिकल 112 मतलब अनुच्छेद 112 है, उसके तहत उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको कहा जाता है। इसमें 112 के तहत राष्ट्रपति जो होता है हर साल गवर्नमेंट से क्या करता है, ये चीज मांगता है कि आपने कितनी अर्निंग की और वो खर्च कहाँ करेंगे। देखिए बजट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, अभी इसको आप समझिए। बजट क्या होता है, जैसे सपोज दैट हमारे पास जो कंट्री है, हमारी कंट्री इंडिया है, इंडिया की प्रेजेंट टाइम में $4.18 ट्रिलियन यूएस डॉलर में क्या है, हमारी जीडीपी है। अगर इतनी हमारी जीडीपी है, वो जीडीपी का जो पैसा है, ठीक है, वो कहाँ से आ रहा है, कितना कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है, अब उसे हमें खर्च कहाँ कहाँ पे करना है और किस मात्रा में करना है, कहाँ पे ज्यादा करना है, कहाँ पे कम करना है, कैसे करना है। इसलिए एनुअली मतलब हर साल बजट पेश किया जाता है। उस बजट में यही बताया जाता है कि इतना पैसा हम यहाँ पे लगाएंगे, इतना यहाँ पे लगाएंगे, इतना यहाँ पे लगाएंगे, कि मतलब सर्विस सेक्टर में कितना लगाएंगे, डिफेंस में कितना लगाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कितना डालेंगे और एमएसएमईज में कितना डालेंगे। ये सारी चीजें ये बजट में बताई जाती है। अब आते हैं कि सबसे ज्यादा जो बजट है पेश किया वो किसने किया था। और देखिए वर्तमान समय में निर्मला ताई जो कि बजट पेश की हैं अभी 1 फरवरी को भी, ये उनका सेकंड हाईएस्ट बजट पेश किया किसी फाइनेंस मिनिस्टर ने, मतलब वित्त मंत्री ने। इससे पहले मोरारजी देसाई ने पेश किया था सबसे ज्यादा 10 बार, और निर्मला ताई ने 9 बार बजट पेश किया है। ठीक, ये एक फैक्ट आप लोग जान चुके होंगे। अब देखते हैं कि जो आर्टिकल 110 है, जिसमें धन विधेयक का जो मनी बिल का परिभाषा दी गई है, जिसकी वजह से बजट पेश किया जो जिसमें प्रक्रिया दी गई है कि बजट पेश कैसे किया जाता है। अब देखिए एक बात बताएं, जैसे ही बजट पेश करना होता है तो सबसे पहले संसद में उसको रखा जाता है, संसद में उस बिल को पास किया जाता है बजट का, उसके बाद उसको राष्ट्रपति के पास ले जाया जाता है। तो राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के पास लेके जाया गया, वहां पे उन्होंने एक ट्रेंड चलाया है कि घी शक्कर के साथ मतलब मुंह मीठा करा के उसके बाद कोई भी कार्य करते हैं, उसके बाद बजट को पेश किया गया। और इस बार सबसे यूं कहें कि लंबे समय तक बजट पे भाषण दिया गया, ठीक है, और सबसे ज्यादा टाइम तक और सबसे ज्यादा अधिक शब्दों का जो बजट पर चर्चा किया गया था वो मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। कब, 1991 में दिया गया था। वो मैजिकल बजट जब हम लोग बैंकरप्ट होने वाले थे, हम लोग यानी इंडिया बैंकरप्ट होने की कंडीशन में था, आईएमएफ से उसकी कुछ शर्तों पर लोन भी लेके आया था और भारत ब्रिटेन में अपने सोना गिरवी रख के लोन लेके आया था 1991 में। उस टाइम पे सबसे ज्यादा विस्तार रूप में बजट पर चर्चा किया गया था। उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, ये भी आप लोगों ने जान लिया। अब इसके आगे ये समझते हैं कि किस प्रकार से इस जो ये बजट पेश किया गया, इसमें कहाँ कहाँ पे पैसे लगाए गए और वो पैसे यूज कैसे कैसे होंगे, अब इस पे हम लोग ज्यादा चर्चा करेंगे। जो 2026 का जो बजट आया है ना, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा जोर दिया गया है। सरकार ने पूंजीगत जो व्यय है, जो कैपिटल है, उसमें 12.5 लाख करोड़ कर दिए हैं। इसमें नए हार्डवेयर के जो और रेल मार्ग बनाएंगे, जैसे रेल मार्ग वगैरह में वृद्धि के लिए टैक्स में राहत मध्यम, जैसे टैक्स में राहत मध्यम वर्ग के लिए कुछ ज्यादा नहीं दिया गया, पुराना ही रखा गया है, जो कि पुराने टैक्स स्लैब जो चल रहे थे उसी पे। हरित ऊर्जा ग्रीन एनर्जी पर कार्य के लिए ज्यादा दिया गया है, जिसमें 25,000 करोड़ रुपए विशेष रूप से आवंटित किया गया है। कृषि तकनीकी किसानों के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कीटनाशक छिड़काव के लिए ड्रोन्स को बढ़ावा दिए जाने के लिए किया गया है। राजकोषीय घाटा जो ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट इस बार 4.5% करने। अब देखिए ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। ट्रेड डेफिसिट होता है राजकोषीय घाटा, मतलब कि हम लोगों ने जैसे कमाया कितना और खर्च कितना करेंगे, ये इस पे ध्यान दिया जाता है। और दूसरी चीज, जैसे किसी दूसरे देश के साथ जब ट्रेड करते हैं वहां पे भी ट्रेड डेफिसिट हम लोग काउंट करते हैं। वो ट्रेड डेफिसिट क्या होता है कि जैसे हमने सपोज दैट यूएसए को दिया, यूएसए को कितना माल बेचा, उससे कितना खरीद रहे हैं, उसके बीच का जो अंतर होता है, वो अगर ट्रेड सरप्लस हो जाता है, मतलब हमने ज्यादा बेचा वहां से कम खरीदा और वहां से मैंने प्रॉफिट कमाया, तो उसको कहते हैं ट्रेड सरप्लस। और जैसे ही हम मंगा ज्यादा रहे हैं और बेच कम रहे हैं, यहाँ पे जैसे हमें नुकसान होता है उसे कहते हैं ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। अब इसके आगे फिर चलते हैं, जिसमें
जो रोजगार कौशल जो स्किल डेवलपमेंट है इस पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है। महंगी जो इलेक्ट्रॉनिक्स के गुड्स वगैरह के प्रोडक्ट्स हैं इस पे भी काफ़ी ज़्यादा इस बजट में जो पेमेंट्स है वो आवंटित किया गया है। अब देखिए रक्षा बजट जो कि 6.8 लाख करोड़ है, इसका 70% हिस्सा केवल मेक इन इंडिया हथियार खरीदने के लिए किया जाएगा। अब इस पे और ध्यान देते हैं कि जो नया टैक्स कलेक्शन के लिए आया था, नए न्यू टैक्स जो व्यवस्था बनाई गई थी उसमें 8 लाख की आय जो टैक्स रहेगी उसमें 25 से 40 हजार रुपए तक का जो बचत होगा ये मध्यम वर्गीय लोगों के लिए राहत की सांस हो सकती है। अब सबसे बड़ी बात जो हम लोग इस सेगमेंट में जानेंगे कि क्या, अभी तक मैंने ये जाना कि क्या फायदे होंगे और इससे क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ पे एलोकेट किया गया। अब ये जानते हैं कि इसका जो यूं कहें कि इसमें कमियां क्या क्या रह गई। मिडिल क्लास को सीधे तौर पर टैक्स की राहत नहीं दी गई है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, जैसा था वैसा ही रहेगा। 80C 80D जैसे डिडक्शन में कोई बड़ा इजाफा नहीं बढ़ेगा। महंगाई इन्फ्लेशन पर सीधा वार नहीं, पेट्रोल डीजल पर कोई टैक्स कटौती नहीं की गई कि जैसे अगर टैक्स कटौती की जाती तो पेट्रोल डीजल थोड़ा बहुत तो नीचे आ सकता था, लेकिन वो आसमान पर ही रहेगा। रसोई गैस खाद्य पदार्थों पर डायरेक्ट सब्सिडी के लिए फंड एलोकेट नहीं किया गया। इसका मतलब वो भी सस्ता नहीं होगा बल्कि उसका प्राइस महंगाई के हिसाब से बढ़ता ही जाएगा। गरीब और निम्न मध्यम वर्ग पर लिविंग कॉस्ट का जो दबाव रहेगा वो बढ़ेगा, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ जो बेसिक नेसेसरी है उस पर आप टैक्स घटाएंगे नहीं तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ें महंगाई के हिसाब से वो बढ़ती रहेंगी। उसके बाद जैसे रोजगार जॉब में डायरेक्ट कोई स्कीम नहीं लाया गया जिससे कि जॉब क्रिएशन हो सके, तो इस पे भी बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। लेकिन नेशनल लाइव जो मॉस एम्प्लॉयमेंट स्कीम में अनाउंस हुई थी वो भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब देखते हैं कि इसका असर क्या पड़ेगा। देखिए इन सब जो बातें हमने बताई है इसका अब एक समरी बता दें कि जैसे जॉब क्रिएशन पर ध्यान नहीं दिया गया, इसका मतलब चाहे फ्रेशर हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे स्किल्ड हो, प्रॉपर रूप से उसे शॉर्ट टर्म में एक बूस्टर के रूप में जॉब क्रिएशन नहीं मिल सकती, पहली बात। और दूसरी बात जो एमएसएमई है, जो छोटे उद्योगपति हैं, छोटे का मतलब यूं समझे 50 लाख के नीचे के हैं या 10 लाख 20 लाख वाले में जो आते हैं, इन लोगों के ऊपर टैक्स का प्रेशर अभी भी उसी हिसाब से बना रहेगा। उन पे प्रॉब्लम्स अभी भी चलेंगी और कहीं भी किसी भी इस बजट में इस चीज पे भी ध्यान नहीं दिया गया कि कोई एमएसएमई अपना उद्योग बढ़ाना चाहे उसके लिए आसानी से लोन एलोकेट किया जाए, इस पे भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और ग्रामीण में जो किसान है उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ के कुछ बजट एलोकेट नहीं किया गया है। और जो एमएसएमई में रिफॉर्म्स की बात की जा रही थी उसके लिए भी कोई फंड्स नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये है कि ये बजट पूर्ण रूप से जो पुराना बजट था सेम उसी पर आधारित है। अब ये एक बात याद रखिए, जो निर्मला ताई ने, मतलब निर्मला सीतारमण जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने एक बात कही थी कि हमारी सरकार 12 सालों से है। उन्होंने इसी से शुरुआत ही किया था, मतलब जब वो भाषण देना शुरू किए तो उन्होंने इसी बात से शुरुआत किया कि हमारी सरकार जो इंडिया में है वो पिछले 12 साल से है। तो 12 साल से हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो हमने जो ग्रोथ रेट थी वो ग्रोथ रेट मेंटेन करने के लिए ये कार्य किया, जो कि हम लोगों ने लगभग 7% के हिसाब से ग्रोथ किया है। और तीसरे स्थान पे आना है इकोनॉमी के मामले में, ठीक है। $5 ट्रिलियन का जो सपना लेके चल रहे हैं हम लोग, ओके। अब देखिए उन्होंने ये भी एक बात कही कि हमारा जो फोकस है इसी चीज पर है कि हम ग्रोथ कैसे करेंगे। ताई जी, अगर आप इसी चीज पे ध्यान देती रहेंगी कि हमें कैसे ग्रोथ करना है तो आपका पूरा फोकस उसी पे जाएगा जिससे उद्योगपति को फायदा हो। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक मार्केट क्रैश हो चुका है, शेयर मार्केट में बहुत ही हाई गिरावट आया। पता है क्यों? क्योंकि जो आपने फंड एलोकेट किए हैं ना वो कुछ किसी, मतलब यूँ समझिए कि कुछ स्पेसिफिक फील्ड में किए हैं। बाकी सारे फील्ड जो है, जो मार्केट बबल बन रहा था बस इस बात को लेकर कि अभी बजट आने वाला, पिछले 2-3 महीनों से इसी पे चल रहा था, कभी नया बजट आने वाला है, उस हिसाब से मार्केट चलेगा। जैसे ही आपका बजट आया इसमें कोई चेंजेस नहीं आया, इसी वजह से मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। तो कुछ चीज़ें जैसे कि आप जो एजुकेशन वगैरह था इन सब पे टैक्स वगैरह का रिलीफ दे सकती थी, जो खाद्य जो पदार्थ था उस पर रिलीफ दिया जा सकता था, क्योंकि आपको इतनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान की तरीके से। जैसे पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, वो खुद एडमिट करते हैं कि हम कहीं भी जाते हैं तो हमें शर्मिंदगी महसूस होती है, ऐसे लगता है कि जैसे हम एज ए बेकार आ रहे हैं, मतलब एज ए भिखारी आ रहे हैं उस किसी से पैसे मांगने। पाकिस्तान गलती किया था। मुझे 2008 में मनमोहन सिंह की बात वो याद आती है जब उन्होंने कहा था कि मैं चाहूँ तो आज भी पाकिस्तान को जवाब दे सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तान खुद की मौत खुद मरेगा, क्योंकि वो जो गलती कर रहा है आज वो खुद पछताएगा। हमें अभी आगे बढ़ना है, हम इतना आगे चले जाएंगे बाद में हमें उसे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उसे देखने मात्र से ही वो मर जाएगा।
तो हमें अपना बुनियादी स्ट्रक्चर मजबूत करना है, इस पे फोकस करना है। तो आप अगर एमएसएमई पे फोकस नहीं करेंगे, जो कि भारत का 40 से 45% जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहा है वर्तमान में एमएसएमई भले ही 50 लाख के नीचे होता है, 1 करोड़ के नीचे होता है, लेकिन वो भारत में इतना लार्जर लेवल पे इकोनॉमी में इम्पैक्ट डाल रहा है, फिर भी आप उस पर कम ध्यान दे रही हैं। ये सारी चीजें, और एक जो सर्विस सेक्टर का इंसान होता है उसको आप टैक्स में रिलीफ नहीं दे रही हैं, आप खाद्य पदार्थ पे, गैस वगैरह पे नहीं दे रहे, पेट्रोल जो कि यूज में आने वाली प्रोडक्ट है, इस पे आप रिलीफ दे सकती थी। फिलहाल आप क्या सोच के कर रही हैं ये तो आपको पता होगा, आपके थिंक टैंक को पता होगा, लेकिन आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। आप अपनी राय भी बताइएगा कि क्या ये करना सही है, या डीजल, पेट्रोल और सारी चीज जो पदार्थ है उस पे टैक्स को घटाया जाना जरूरी है, या फिर यहाँ तक सही है। ये अपनी राय कमेंट में दीजिएगा।